और हैरानी से वहीं खड़ा रह जाता है। अब उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था। कुछ सोचते हुए अर्णव युवराज की तरफ मुड़ता है। वो देखता है कि युवराज अपनी ही जगह बैठा है और उसके हाथ में एक मोबाइल है। जैसे ही अर्णव की नज़र युवराज के मोबाइल पर जाती है, युवराज मोबाइल स्क्रीन अर्णव की तरफ कर देता है। अर्णव देखता है कि युवराज के मोबाइल पर अर्णव का ही नंबर कॉल पर है। ये देखकर अर्णव हैरान रह जाता है। अर्णव इस वक्त जो देख रहा था उसे उस पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। ये नहीं हो सकता। युवराज अर्णव की बात का कोई जवाब नहीं देता। वो बस खामोशी से अपनी चेयर पर बैठा था, लेकिन उसकी आंखों में जो ईगो था वो अर्णव को शर्मिंदा कर रहा था। अर्णव हैरानी से युवराज को देखते हुए कहता है, तुमने खुद अपने डैड को अरेस्ट करवा दिया। आपको क्या लगता है एसपी सिंह? अर्णव अब कुछ भी करने की हालत में नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो गया। वो हैरानी से आंखें फाड़कर युवराज को देख रहा था। अर्णव ये जानकर हैरान परेशान था कि अपनी जिस जीत की वजह से वो फूले नहीं समा रहा था, वो जीत उसकी थी ही नहीं। ये सब युवराज ने किया था, लेकिन क्यों? ये बात अर्णव के समझ से बाहर थी। गोपाल भी अर्णव के पास ही खड़ा था। सच जानने के बाद वो भी लगभग सदमे में था। वो भी अर्णव की तरह ही हैरान होकर युवराज को देखे जा रहा था। युवराज को उन दोनों की इस हैरानी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो रिलैक्स होकर अपनी जगह पर बैठा अर्णव को देख रहा था। कुछ देर तक इसी तरह शॉक में रहने के बाद अर्णव कहता है, तुम कैसे? इससे आगे वो कुछ नहीं कह पाता। युवराज अर्णव की आंखों में बहुत सारे सवाल साफ देख पा रहा था। अर्णव की हालत समझकर युवराज उससे कहता है, आपको क्या लगता है रोहित आप तक कैसे पहुंचा? ये सुनकर अर्णव की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। रोहित को आप तक मैंने ही पहुंचाया था। रोहित ने वो न्यूज मेरे ही कहने पर आपको दी थी, क्योंकि मैं उसे वायरल करना चाहता था। हमारे बंगले का लोकेशन भी मैंने ही आपको दिया था, ताकि आप उन हॉस्टेजेस को आजाद कर सको। सच तो यह है कि उन लोगों को मैंने आजाद कराया है और आपने इस काम में मेरी मदद की है। अर्णव ये सब सुनकर दंग रह जाता है। अब उसे समझ आ रहा था कि लोगों ने जो भी युवराज के बारे में कहा था वो बिल्कुल सच था। युवराज की परमिशन के बिना कोई भी उसकी फैमिली तक नहीं पहुंच सकता। वहीं गोपाल ये सब सुनकर युवराज से और भी इम्प्रेस होता जा रहा था। ये सब देखकर गोपाल अपने मन में कहता है, मैंने तो पहले ही एएसपी सर से कहा था कि युवराज दीवान की मर्जी के बिना उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरी बात तो सुनी नहीं, अब खड़े हैं मूर्ति बनके। अर्णव खुद को संभालते हुए युवराज से कहता है, तुमने अपने ही डैड को क्यों अरेस्ट करवा दिया और ये शर्त क्यों रखी कि मैं उन्हें वापस शिमला ना आने दूं? युवराज अपनी सख्त आवाज में कहता है, आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैंने आपका काम कर दिया है, अब आपकी बारी है अपना वादा पूरा करने की। अर्णव के मन में इस समय हजारों सवाल चल रहे थे, लेकिन उसे पता था कि युवराज उसके किसी सवाल का जवाब नहीं देने वाला है। वो बिना कुछ कहे युवराज के ऑफिस से बाहर चला जाता है। गोपाल भी उसके पीछे पीछे वहां से निकल जाता है। अर्णव के बाहर जाते ही युवराज के चेहरे पर एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। जो चेहरा अभी एटीट्यूड और प्राउड से भरा हुआ था, अब बिल्कुल शांत हो गया था। युवराज की आंखों में अब वो दर्द दिख रहा था जिसे उसने कब से छुपा कर रखा था। युवराज उस बंद कमरे में खुद से कहता है, सॉरी डैड, आपको यहाँ से दूर रखने का और कोई तरीका नहीं था। वो अब और भी खतरनाक होता जा रहा है और यहाँ आपकी जान को खतरा था। कुछ देर रुककर वो आगे कहता है, बस एक बार ये सब खत्म हो जाए फिर मैं आपको वहाँ से निकाल लूंगा, लेकिन इस वक्त आपके लिए शहर से बाहर रहना ही सेफ है। इधर युवराज के ऑफिस से बाहर आने के बाद अर्णव कुछ समय तक कॉलेज के हॉल में ही खड़ा रहता है। युवराज से मिलकर अर्णव बहुत परेशान हो गया था और खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद उसका दिमाग शांत होता है और वो उस केस के एक और सस्पेक्ट पद्मिनी सिंघानिया को ढूंढने लगता है, लेकिन पद्मिनी कॉलेज में नहीं थी, इसीलिए अर्णव को यहाँ भी निराश होना पड़ता है। पद्मिनी के ना मिलने पर अर्णव वापस जाने के लिए कॉलेज की बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है। बिल्डिंग के बाहर बहुत भीड़ थी। कॉलेज के स्टूडेंट्स अपना एग्जाम देकर कॉलेज से जा रहे थे। उसी भीड़ के बीच अर्णव भी गोपाल के साथ अपनी कार की तरफ बढ़ रहा था। तभी अचानक से वहां भगदड़ मच जाती है। अर्णव भी अलर्ट हो जाता है और वो अपने आसपास देखने लगता है कि वहां क्या हुआ है। अगले ही पल कॉलेज ग्राउंड में एक कार बड़ी तेजी से चलती हुई आती है। वो कार आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। उस कार से डरकर स्टूडेंट्स इधर उधर भाग रहे थे। वो कार फुल स्पीड में इधर उधर जा रही थी।
ये देखकर अर्णव सभी स्टूडेंट्स को ग्राउंड से दूर जाने के लिए कहता है। उस भगदड़ को देखकर युवराज भी ग्राउंड की तरफ ही जा रहा था। तभी वो देखता है कि वो कार एक लड़की की तरफ तेजी से बढ़ रही है। ये देखकर युवराज की सांसें रुक जाती हैं, क्योंकि वो लड़की सुहानी थी। युवराज बिना एक पल गंवाए सुहानी की तरफ तेजी से भागने लगता है। अपने सामने आ रही कार को देखकर सुहानी बहुत डर जाती है। वो कार सीधे सुहानी की तरफ नहीं बढ़ रही थी, बल्कि वो जिगजैग वे में चल रही थी। सुहानी को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ जाए। इतने में वो कार सुहानी के ठीक सामने आ जाती है और सुहानी डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। इससे पहले वो कार सुहानी को हिट कर पाती, एक मजबूत हाथ उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और वो कार जाकर दीवार से टकरा जाती है। ये देखकर युवराज अपनी जगह पर रुक जाता है। इस बार सुहानी को बचाने वाला युवराज नहीं, बल्कि अर्णव था। युवराज सुहानी और अर्णव से थोड़ी ही दूर खड़ा उन दोनों को देख रहा था। सुहानी अर्णव की बाहों में थी और अर्णव का हाथ उसकी कमर पर था। डर से सुहानी ने अभी भी अपनी आंखें बंद की हुई थीं, लेकिन अर्णव की आंखें सुहानी के चेहरे पर आकर रुक गई थीं। अर्णव बिना पल के झपकाए सुहानी को ही देख रहा था। उसने सुहानी को पहले भी देखा था, लेकिन इतने गौर से नहीं। आज अर्णव बहुत करीब से देख पा रहा था कि सुहानी कितनी खूबसूरत है। वो चाहकर भी उसके चेहरे से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। युवराज वहां खड़े होकर ये सब देख रहा था। उसे अर्णव का सुहानी को इस तरह से पकड़ना और इस तरह से देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। युवराज के चेहरे पर इस वक्त गुस्सा और जलन साफ साफ दिखाई दे रही थी। सुहानी की आंखें अभी भी बंद थीं। कुछ ही पलों में उसे एहसास होता है कि वो उस कार की टक्कर से बच गई है। सुहानी एक चैन की सांस लेती है और अपने मन में कहती है, युवराज सर। वो सोच रही थी कि आज फिर से युवराज ने ही उसे बचाया है। ये सोचकर सुहानी अपनी आंखें खोलती है, लेकिन आंखें खोलते ही सामने देखकर वो शॉक्ड रह जाती है। उसके सामने युवराज नहीं, अर्णव था। अर्णव को देखते ही सुहानी खुद को संभालते हुए उससे अलग हो जाती है। ये देखकर युवराज को थोड़ी शांति मिलती है। सुहानी अब अर्णव के सामने अनकंफर्टेबल होकर खड़ी थी। अर्णव भी थोड़ा एम्बैरेस था, क्योंकि कुछ देर पहले वो सुहानी को एकटक देखे जा रहा था। अर्णव थोड़ा हिचकिचाते हुए सुहानी से कहता है, तुम ठीक हो? सुहानी असहज होकर कहती है, हाँ, थैंक यू। अर्णव अब भी सुहानी से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। वो बस सुहानी को ही देख रहा था और कुछ कह नहीं रहा था। अब युवराज खुद को रोक नहीं पाता। वो अर्णव और सुहानी के पास चला जाता है। वहां जाते ही युवराज सुहानी से कहता है, तुम ठीक हो? सुहानी हाँ में सर हिला देती है। युवराज अर्णव को देखकर कहता है, थैंक्स। अर्णव युवराज के सामने कुछ भी नहीं कह पाता। वो बस अपना सर हिला देता है। आज जैसे उसने युवराज के साथ बर्ताव किया था, उससे वो काफ़ी शर्मिंदा था। जैसे ही अर्णव वहाँ से जाने के लिए अपनी कार की तरफ मुड़ता है, सुहानी अर्णव से कहती है, सर, अब आपकी तबीयत कैसी है? अर्णव चौंकते हुए कहता है, मेरी तबीयत? हाँ, परसों आपकी तबीयत खराब थी ना। आप हमें रोड पर अपनी गाड़ी के पास बेहोश मिले थे और आपके कान से खून बह रहा था। युवराज सर ने आपको हॉस्पिटल पहुंचाया था। अर्णव और गोपाल ये सुनकर हैरानी से सुहानी और युवराज को देखने लगते हैं। अर्णव पहले से ही अपने बर्ताव से काफ़ी शर्मिंदा था और अब उसे पता चलता है कि युवराज ने परसों रात उसकी मदद भी की थी। अर्णव अब युवराज से नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। अब युवराज भी अर्णव से कहता है, ओह यस, एएसपी सिंह, हाउ आर यू नाउ? आई एम फाइन मिस्टर युवराज, थैंक्स फॉर दी हेल्प। अर्णव अब बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। वो जल्द से जल्द कॉलेज से बाहर जाना चाहता था। अर्णव अपनी घड़ी देखते हुए कहता है, मुझे देर हो रही है, मुझे अब चलना चाहिए। ये कहकर वो अपनी कार से कॉलेज के बाहर चला जाता है। युवराज, सुहानी और अर्णव में से किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि थोड़ी दूर पर ही एक लड़की खड़ी है जो कब से उन्हें देख रही है। ये वही लड़की थी जिसने उस रात अर्णव की जान बचाई थी। वो हल्की मुस्कान के साथ कहती है, आखिर मुझे मेरा मोहरा मिल ही गया। चलो, कुछ तो फायदा हुआ उस बेवकूफ लड़के से एक्सीडेंट कराने का। रात के 3 बजे थे। हमेशा की तरह आज भी पुरानी रोड बिल्कुल सुनसान थी। धीमी धीमी हवाएं चल रही थीं। उन हवाओं से पत्तियों के सरसराहट की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। इसी बीच एक लड़का उस सुनसान सड़क पर चल रहा था। उस लड़के ने सफ़ेद कुर्ता पजामा पहना हुआ था।
उस लड़के की आंखें खुली थीं, लेकिन वो पलकें नहीं झपका रहा था और ना ही उसकी आंखों की पुतलियां हिल रही थी। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई एक्सप्रेशन नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुली आंखों से सो रहा हो। वो लड़का चलते हुए विशिंग वेल के पास आ जाता है। जब वो उस कुएं के पास आता है तो वो होश में आ जाता है, जैसे उसकी नींद खुल गई हो। वो लड़का हड़बड़ाते हुए अपने चारों तरफ देखने लगता है, जैसे उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो यहाँ कैसे आ गया। वो लड़का डर से हकलाते हुए कहता है, मैं यहाँ कैसे आ गया? मैं तो अपने कमरे में सो रहा था। शायद मैं सपना देख रहा हूँ। हाँ, मैं सपना ही देख रहा हूँ। वो लड़का ये सब कह ही रहा था, तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। ये सपना नहीं है। उस आवाज को सुनकर लड़का और भी ज्यादा डर जाता है। आवाज उसके पीछे से आ रही थी, लेकिन उसकी पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो लड़का घबराते हुए कहता है, ये सपना नहीं है। कौन है यहाँ? वो आवाज बड़े ही प्यार और आराम से कहती है, मैं चाहती नहीं थी कि ऐसा हो, लेकिन अब मुझे इसकी जरूरत है। जरूरत है? किसकी जरूरत है? अगले ही पल वो साया लड़के के चेहरे के ठीक सामने आकर अपनी भयानक आवाज में कहता है, शिकार की। उस अंधेरी रात में सुनसान जंगल के बीच उस साए को देखकर उस लड़के की हालत खराब हो जाती है। डर से उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। जिस साए के बारे में वो सालों से सुनता आ रहा था, वो साया अब उसके सामने था। अगले ही पल वो साया उस लड़के के गले को पकड़कर उसे जमीन से ऊपर उठा देता है। वो लड़का डरकर हवा में ही अपने हाथ पैर मारने लगता है। उस साए की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उस लड़के का दम घुट रहा था। उसकी सांसें फूलने लगी थीं और उसकी आंखें लगभग बाहर आ गई थीं। तभी उस साए की उंगलियों से नाखून निकलकर उस लड़के के गले के अंदर चले जाते हैं। नाखून के गले के अंदर जाते ही उसके गले से खून निकलकर जमीन पर गिरने लगता है और वो लड़का दर्द से छटपटाने लगता है। कुछ देर तक छटपटाने के बाद वो दम तोड़ देता है और उसकी बॉडी बेजान हो जाती है। वो साया लड़के के बेजान शरीर को वहीं फेंक देता है। उस लड़के का शिकार करने के बाद उस साए से गुस्से में घुर्राने की भयानक आवाज़ आने लगती है और अगले ही पल एक आवाज़ उस सुनसान जंगल में गूंजने लगती है, नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। तुम लोगों ने मुझसे मेरा शिकार छीना है ना, अब तुम्हें पता चलेगा कि मेरा शिकार कैसा होता है। उस लड़के को मैं ऐसी मौत दूंगी कि उसकी रूह कांप जाएगी। ये सब देखकर सुहानी की नींद खुल जाती है और वो चीखते हुए उठकर बैठ जाती है। सुहानी के चीखने की वजह से निशा की भी नींद खुल जाती है। निशा हड़बड़ाते हुए सुहानी के पास जाकर कहती है, क्या हुआ सुहानी? सुहानी आज फिर से बहुत डर गई थी। घबराहट में वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी। निशा उसकी पीठ सहलाते हुए उसे शांत करने की कोशिश करने लगती है। कुछ देर बाद सुहानी पहले से शांत होती है और निशा से कहती है, आज उसने फिर से किसी को मार दिया। ये सुनकर निशा भी सकते में आ जाती है और वो आगे एक शब्द भी नहीं कह पाती। डर से अब उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। निशा खुद को शांत करते हुए कहती है, इस बार कौन था? सुहानी निशा की आंखों में देखते हुए कहती है, मुझे नहीं पता, लेकिन एक लड़का था। निशा कुछ देर सुहानी को देखती रह जाती है, फिर खुद को और सुहानी को झूठी तसल्ली देते हुए कहती है, सुहानी, ये भी तो हो सकता है कि ये सिर्फ एक सपना हो। तू दिन भर उस साए के बारे में सोचती रहती है, तो हो सकता है इसलिए तूने सपना देखा हो। और कल भी तूने एएसपी सर पर अटैक होते हुए देखा था ना, लेकिन वो तो बिल्कुल सेफ है। सुहानी को भी निशा की बातें सही लगती हैं। वो खुद भी निशा की बात पर भरोसा करना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि आज उसका ये सपना सच हो। सुहानी और निशा बिना कुछ कहे बस वहाँ बैठे रहते हैं। हमेशा की तरह आज भी सुहानी की खिड़की के बाहर शॉल ओढ़े कोई खड़ा था, जो उसे देख रहा था। उसने सुहानी और निशा के बीच हुई सारी बातें सुन ली थीं। उन दोनों की बात सुनकर वो आदमी खुद से कहता है, खतरा बढ़ता जा रहा है, अब मुझे उन्हें बताना ही होगा। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और साया अ कर्स्ड लव स्टोरी के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।